विद्यार्थियों, लंबे इंतज़ार के बाद 2018 के बाद करीब 4 साल होने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है। और जैसा कि अनुमान था कि इसी महीने या अगले महीने मई में आने की संभावना थी और आज 28 तारीख को विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस वीडियो में हम पद जो है उनकी चर्चा करेंगे, आयु सीमा की चर्चा करेंगे, प्रमाण पत्र जो है और जो विभिन्न प्रकार के आरक्षण है उसकी चर्चा करेंगे जो कि विज्ञप्ति में दिए गए हैं। OTR, फिर तैयारी कैसे करें शॉर्ट में हम देखेंगे, फिर इसके लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, इसके जो ओल्ड पेपर है सॉल्वर्ड वो कहाँ मिलेंगे, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो 10 से 15 मिनट जो है उसमें हम इसको प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। तो देखिए, आज विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और पोस्ट भी कई सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी है। तो पोस्ट आप देख लें, विज्ञप्ति आपको RPC वेबसाइट पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यह हाईलाइट की हुई भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके। तो कॉमर्स है, म्यूजिक है, ड्राइविंग है, देखो एग्रीकल्चर के भी 280 पोस्ट है, जियोग्राफी के 793, हिस्ट्री के 807, हिंदी के 1500 के लगभग पोस्ट है, 1462, पॉलिटिकल साइंस की भी अच्छी पोस्ट आई है 1196, इंग्लिश की भी ठीक है, कुछ कम है पिछली बार के बजाय, और होम साइंस वगैरह। तो इस प्रकार से, और इस बार खेल कोटे से भी कुछ जो भर्तियाँ आई हैं और फिजिकल एजुकेशन PTI ग्रेड 1 की भी भर्ती जो है, बड़ी भर्ती इसमें आपको देखने को मिल रही है। ये आरक्षण है, इसके अनुसार आप देख लेना कि किस वर्ग की कितनी सीटें हैं। और ये जो है, जो अतिरिक्त अन्य आरक्षण है, इसमें एक सर्विसमैन के लिए, विशेष योग्यजन के लिए प्रत्येक कैटेगरी की पूरी व्याख्या की हुई है। अब हम कुछ और ख़ास चीज़ें देखते हैं इसमें, जैसे जो विशेष योग्यजन है, निःशक्तजन है, भूतपूर्व सैनिक है, इनका जो आरक्षण है वो क्षैतिज है। यानी अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा, मान लीजिए अभ्यर्थी OBC का है या SC का है, तो उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा, दूसरे कोटे में वो दूसरे वर्ग में नहीं जा पाएगा। राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है उन्हीं को ये आरक्षण दिया ही है। अन्य राज्य के भले ही वो उस राज्य में SC, ST, OBC किसी भी वर्ग में हो, उनको राजस्थान में सामान्य माना जाएगा, उन्हें सामान्य ही माना जाएगा। कोई महिला है, भले ही वो दूसरे राज्य में किसी भी वर्ग में आती हो, राजस्थान में वो अगर राजस्थान राज्य के बाहर की महिला जो विवाह के बाद राजस्थान राज्य में आ गई है, मूल निवासी बन गई है, तो भी उसको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और शादी करके राजस्थान में आते हैं आप, तो भी आप सामान्य ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता के आधार पे ये जाति तय होती है और आप अदर स्टेट के माने जाएंगे तो आप जनरल में आएंगे। योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएं कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप साइंस के हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर ली, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बार पहले जो रूल आया था वो प्रमोशन के लिए है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, सीधी भर्ती के लिए नहीं है। सीधी भर्ती के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपने PG की है और फिर आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में पारंगत हो रहे हैं। जबकि DPC में तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई साइंस का व्यक्ति है और उसने केवल PG कर ली, तो उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं अलग से। यहाँ कंपटीशन के लिए तो आपको उस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मूल बात ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc या MCOM आपकी होनी चाहिए, प्लस B.Ed आपके होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो मूल बात MA B.Ed या MSc B.Ed इतनी ही योग्यता है और इसमें परसेंटेज का कोई रूल नहीं है, आप ध्यान में रखें। और B.Ed में आपके वो सब्जेक्ट होने का भी कोई रूल नहीं है कि B.Ed में भी आपके वो होना चाहिए। B.Ed में जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो, तो सीधी सी बात PG प्लस B.Ed, और न कोई परसेंटेज का रूल है, न कोई ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट का रूल है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का रूल सेकेंड ग्रेड के लिए है, ये बात आप ध्यान में रखें। आगे की हम बात करें तो शैक्षणिक अर्हता प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक आपकी B.Ed या MA फाइनल का जो रिज़ल्ट आना है, MA MSc जो भी आपकी PG है, यानी वो आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम डेट से पहले। हालांकि आप फॉर्म भर सकते हैं अगर अंतिम वर्ष में है, चाहे आप B.Ed फाइनल ईयर में है या फिर आप PG फाइनल ईयर में है,
तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो L12 और 4800 ग्रेड पे आपको बेसिक, मोटे तौर पे मैं बता दूं कि बेसिक आपका रहेगा लगभग 44,400 और जो प्रोबेशन में आपको मिलेगा वो लगभग 32 या 33 हज़ार के आसपास है। उसकी हम आगे बात और कर लेंगे, आप अगर कहो तो पूरा वीडियो अलग से बना देंगे। आयु सीमा ये इम्पोर्टेंट है, 1/1/2023 को आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी इससे कम ना हो। 21 वर्ष का मतलब हो गया कि 2002 1/1/2002 के पहले का जन्म हो। और अधिकतम वाली समस्या आ रही है क्योंकि बीएड करते हैं, वैकेंसी में मान लो रह जाते हैं, तो अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। जनरल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष है। और 2 वर्ष की छूट सभी को दे दी गई है। क्यों? क्योंकि जो पिछली भर्ती आई थी उसमें जुलाई में, उसकी लास्ट जुलाई में संशोधन विज्ञप्ति आई थी 2020 में, तो उस हिसाब से 2 वर्ष की छूट सभी को है। तो आप ये 42 वर्ष मान लें सीधा सीधा। फिर आरक्षित वर्गों को छूट और है। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए SC ST OBC EWS भी, उनको 5 वर्ष। पुरुषों के लिए, महिला है आरक्षित वर्ग की तो 10 वर्ष, यानी कि 40 + 10 50 और 2 52। आप पुरुष है तो 40 5 45 और 2 47, तो इतनी आयु सीमा। आप सामान्य वर्ग की महिला है, ये पुरुष के लिए है 40 और 2 42, सामान्य वर्ग की महिला है तो आपको 5 साल यानी 47 वर्ष। तो इतने वर्ष तक अगर आप हो चुके हैं, आप अपनी DOB से 1/1/23 से जोड़ लेवें तो आप जो है इसमें एलिजिबल है, पात्र है। आगे की हम बात करें, इसमें भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी है। आयु सीमा में आप केवल एक प्रकार का लाभ ले सकते हैं, 2 या 3 प्रकार के नहीं ले सकते। वो जो 200 साल वाली छूट है स्पेशल, वो क्यों है? 2018 में विज्ञप्ति आई थी, तो इसमें अधिकतम 3 साल का रूल है। विज्ञप्ति अगर मान लीजिए 3 सालों में नहीं आई है तो 3 साल की छूट मिल जाती है। परंतु इसमें हुआ क्या था कि जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1/7/2020, उसमें आयु गणना फिर ये की गई थी 2018 वाले में, तो उस हिसाब से 20 से फिर 21 और 22 2 साल का समय बचता है, इसलिए इसमें 2 साल है। जबकि सेकंड ग्रेड में ये 3 साल के छूट है सभी के लिए, 40 + 3 सभी के लिए हैं, वो 45 + 3 या 50 + 3 जो भी हो। तो इसमें 2 ही वर्ष की आप ये ध्यान रखना। और बाकी जैसे विज्ञप्ति है इसमें, जैसे ये क्रम संख्या 20 से 25 जो कि खेल वाली भर्तियाँ हैं, उसमें 3 साल की छूट है अधिकतम +3 साल। और 26 जो है PTI ग्रेड फर्स्ट, उसकी भर्ती पहली बार ही आई है, इसलिए उसमें अतिरिक्त कोई छूट नहीं है। अगर भर्ती पहले आती है तो उसमें जो है छूट मिलती है। आगे हम देखें इसमें, तो आवेदन की अवधि 5 मई से प्रारंभ है। सेकंड ग्रेड के 11 अप्रैल से शुरू हुए थे, ये 5 मई से हैं, तो दोनों के बीच में 1 महीने का अंतर लगभग देखने को मिल रहा है। तो परीक्षा में भी आपको कम से कम 1 महीने का अंतर तो देखने को मिलेगा। और दूसरा अनुमान ये है कि सरकार ये नहीं चाहेगी कि अभ्यर्थी परेशान हो, और जो कुछ शिक्षक संघों के नेता है और है, जो बेरोजगार शिक्षक संघ इत्यादि, बेरोजगार जो संघर्ष समिति के जैसे उपेन्द्र यादव जी है और भी कई लोग हैं, वो अगर मांग की है उन्होंने और आगे भी थोड़ा सा मजबूती से रखेंगे तो 3 महीने का जो गैप है वो आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में। तो उससे क्या है कि अभ्यर्थी जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है OTR। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपकी DOB जो कि 10वीं के मार्कशीट में उसके अनुसार भरें। आपका नाम, पिता का नाम। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि वो स्पेस वगैरह या मात्रा में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको आप 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करें। फिर आप आधार में चेंज करवा सकते हैं, 10वीं में नहीं करवा सकते, तो इसलिए आधार आदि में आप चेंज करवा लेवें। तो सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, यानी 2 चीज़ों में मैच होना चाहिए, अथवा पैन कार्ड अथवा वोटर कार्ड, तो ये सब अथवा में है। तो आप इनको अगर हटा भी दें तो आधार कार्ड और 10वीं इन दोनों में आप मैच करवा लें।
10वीं की मार्कशीट के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लें और इस हिसाब से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर जो है आप उसके अनुसार फॉर्म भरें। अभ्यर्थी द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो स्वयं का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, लिंग महिला या पुरुष, सेकेंडरी और परीक्षा का विवरण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया आरपीसी में तो उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, यह आरपीसी ने कह दिया है। हालांकि मुझे यकीन है और उम्मीद है कि कुछ अभ्यर्थियों के गलती हो ही जाती है, क्योंकि किसी के आधार में किसी के और में मैच नहीं कर रहा, तो आरपीसी इसमें मौका दे सकती है। मगर आप उसको एक बार साइड में रखें और सावधानी रखें और सावधानी के अनुसार 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आप अपना नाम वगैरह भरें और आधार कार्ड दोनों में मैच हो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो, तो ये सब आप कर लें। यदि आपका आवेदन पत्र क्रमांक आपको प्राप्त हुआ है तभी आप माने कि आपका फॉर्म भर गया है। ये इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि में आप संशोधन कर पाएंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, ओटीआर एकदम सही है आपका, फॉर्म में कोई गलती रह गई तो फिर आप जो है 500 रुपये देकर उसमें सुधार कर सकते हैं। मगर आप ऐसी गलती की नौबत आने नहीं दें, अपनी सावधानी रखें, ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, खुद पास में बैठ के फॉर्म भरवाएं। 45 दिन पहले और मौका मिलता है फॉर्म में संशोधन का, परंतु ओटीआर में कोई संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, यह आरपीएससी बार बार कह रही है, तो आप पूरी सावधानी इसमें रखें। अब जिन अभ्यर्थियों के मान लो गलती हो गई, क्योंकि हमारे पास में मैसेजेस आए थे, गलती हो जाती है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है कि अब चिंता नहीं करनी है। मान लीजिए पिता के नाम में कोई स्पेस, कहीं राम या कोई और ऐसा लिखा हुआ कोई गलती रह गई है, तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए। उस उतनी सी गलती के लिए आप तैयारी जो है उसको नहीं छोड़ें। अब एग्ज़ाम कैसे रहेगा, वही पैटर्न है जो 2011 से चला आ रहा है। 450 मार्क्स होंगे, 150 75 क्वेश्चन का जीके का पेपर, जिसमें आपके सब्जेक्ट में ये राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, वो पहले वाला ही सिस्टम है, मानसिक योग्यता, इन सब के क्वेश्चन, हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, एजुकेशन मैनेजमेंट। तो इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें। और ये सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, और ये वो जो साइकोलॉजी है वो 30 क्वेश्चन इनके और 120 क्वेश्चन इनके। तो ये वही फॉर्मेट है जो पहले चला आ रहा है। अब इसमें क्या है कि पुरानी जो पेपर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उनको भी देखना ज़रूरी है। ये कोच वगैरह उनके लिए है, तो आप इसको भी देख लें। इसमें प्रमाण पत्रों के भी मार्क्स जुड़ेंगे इसमें, और ये अलग अलग इसमें मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा शुल्क है जनरल के लिए, बाकी सब के लिए। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है वो शुल्क में छूट ले सकते हैं, भले ही जनरल के ही हो, परंतु आपको ज्वाइनिंग के वक्त साक्षात्कार या ज्वाइनिंग जब होगी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। किसी कारणवश आप आय प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो बचे हुए जो 100 रुपये हैं, 250 जो शुल्क आपको छूट मिल रही है 100 या 200 की, वो उसका फिर आपको पोस्टल ऑर्डर के रूप में वो पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप पूरे कन्फर्म कर लेवें कि आप आय प्रमाण पत्र अगर बना पाएंगे तो ये छूट लेवें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही रखें, उसके बदले नहीं, ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। ई मित्र के भरोसे नहीं रहें, स्वयं की जिम्मेदारी होगी, उसकी कोई गलती हो जाती है तो आप साफ साफ इसमें लिखा गया है कि आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये सारी बातें सेकंड ग्रेड वाली भर्ती में भी थी। विधवा या परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है। मान लीजिए फॉर्म है 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 1 महीने बाद फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर कोई महिला विवाह कर लेती है तो भी उसको लाभ मिलेगा। यानी फॉर्म की लास्ट डेट तक उसको शादी नहीं करनी है, फिर मान लीजिए कोई ऐसा संयोग बैठ जाए तो लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आवेदन में संशोधन की तिथि तक, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई और कोई विकलांग या विधवा या परित्यक्ता फॉर्म भरने के बाद ऐसी कोई घटना हो जाए तो आवेदन में एक संशोधन का मौका मिलता है एग्ज़ाम से 45 दिन पहले। उस समय आप अपनी कैटेगरी में अवश्य परिवर्तन कर लेवें।
कैटेगरी में परिवर्तन कर लेवें, नहीं तो क्या लाभ नहीं मिलेगा। और अगर तलाक का मामला विचाराधीन है तो फिर आपको लाभ जो है इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इसमें साथ में आपको डिक्री वगैरह है वो लगानी होती है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा गौर कर लेवें जो इस से प्रभावित है वो। अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमाण पत्र तो एक ही बार बनता है। अगर डिजिटल नहीं है तो डिजिटल बना लेवें, उसके बाद में उसमें कोई हर साल उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस है वो हर साल बनता है वित्तीय वर्ष के अनुसार। ओबीसी है उसमें भी हर साल 1 साल का, उसमें 6 महीने का है, कई जगह 1 साल का आता है। तो उसका वो आप इसमें ये दे रखा है कि अंतिम तिथि से पहले का, यानी 2022 का 21 का अगर है तो उसे आपके वो एक बार इसमें चल जाएगा। कोई क्लियर दे नहीं रखा कि कितना पहले का। माता पिता की आय के आधार पर होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदक जो है वो अपने पिता के नाम निवास के आधार पर, विवाहित महिला जो है वो अपना प्रमाण पत्र बनाए तो पिता के नाम से बनाए, ध्यान रखें। आय प्रमाण पत्र जो बनेगा पिता के नाम से, पति के नाम से बनाया हुआ मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और 21/10/2019 की सूचना के अनुसार टीएसपी क्षेत्र जो है उनका प्रमाण पत्र 2019 के बाद का होना चाहिए, पश्चात का। अनुसूचित जाति जनजाति के महिला जो है विवाहित महिला, उसको आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम और निवास के आधार पर जो है वो प्रमाण पत्र देना होगा। इसको भी आप गौर फरमाएं। और ये जो चीज़ें हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, ये सिलेक्शन के चयन के बाद, रिजल्ट आने के बाद की चीज़ें हैं। इस पर हम आपको और चर्चाएं बाद में करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये विज्ञप्ति की खास बातें थी। अब हम देख रहे हैं कि अन्य बातें, जैसे आपको ओल्ड पेपर है, यानी अब तक जो पेपर आ चुके हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, उनके हमने संजय पाल सर ने और हमारी एस गुरु की टीम ने उनको डाउनलोड किया, फिर उनके आंसर लगाए और फिर वो पूरी तरह से निःशुल्क विद्यार्थियों के डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका। और इसमें आपको जो है, जैसे ही आप कोर्स के सामने व्यू ऑल या फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज खुलेगा। इसमें ये वाला पेज जो है, इसमें आपको कोर्स वाले पेज में ये पेपर है, इस पे जैसे आप टच करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सारे पेपर है, जीके के, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट के हल किए हुए, टिक लगाए हुए, डाउनलोड की सुविधा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको अब तक जो 2011 से लेके अब तक जो पेपर हो चुके हैं तो उन क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए और आपको आइडिया भी लगेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। आगे की हम बात करें इसमें, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ भी जो है हम लॉन्च कर चुके हैं, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो है इसमें थोड़ी सहयोग राशि रखी गई है। इसमें आप 2 प्रकार के हैं, एक तो केवल मनोविज्ञान के 25 टेस्ट हैं और एक फर्स्ट पेपर के 16 टेस्ट पेपर और मनोविज्ञान के 25, दोनों साथ में है इसमें 249 में। और आप जैसे इसी ऐप में वीडियोस पे देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड के जो शैक्षिक प्रबंधन के 15 घंटे में 30 वीडियो है आधे आधे घंटा के, उनमें पूरा शैक्षिक प्रबंधन आपको जो है पूरी तरह से निःशुल्क है ये आप इसको देख पाएंगे। पीडीएफ सेक्शन में आपको सिलेबस जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ आपको मिल जाएगा, पहले पेपर का, दूसरे पेपर में इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों का, और भी कोई बाकी है तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप यस गुरु एप्लीकेशन के साथ में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। और भी जो आपके सवाल होंगे कोई विज्ञप्ति को लेके तो आप कमेंट करें, उस पर अलग से वीडियोस बनाएंगे। पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, दूसरे पेपर की तैयारी कैसे करें, तो इन पर भी कौन सी किताबें पढ़ें, कितना क्या टाइम टेबल है, कब परीक्षा हो सकती है, इस पर हम अलग से और बात करेंगे। आज फ़िलहाल सभी विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि विज्ञप्ति आ चुकी है। अब ये बड़ा एक डाउट आपके रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की या रीट की। तो ये एक स्वाभाविक द्वंद्व पैदा होता है एक बेरोज़गार अभ्यर्थी के लिए कि 3 टारगेट है, एक तरफ बड़ी भर्ती है थर्ड ग्रेड की भी, एक तरफ सेकंड ग्रेड की भी, किसकी तैयारी करें।
तो इस पर अलग से एक वीडियो जो है 5-10 मिनट का हम लेकर आएंगे कि कहाँ क्या है, कहाँ समान चीज़ें हैं, कहाँ अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।